अगर हम बात करें उनके कहने पर रखा गया, इसी को हम बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम आपसे पूछेंगे, जैसे हमने आपको पिछली कक्षा में बताया, क्या आपने ये महसूस किया कि भारत में 1857 की क्रांति के बाद में, 1857 की क्रांति को तो यूं तो अंग्रेजी सरकार ने दबा दिया था, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे गवर्नर आए जिन्होंने प्रयास किया कि भारत के जो आपका लोग हैं उनको लुभाया जा सके किसी भी तरह से। लेकिन आपको पता होना चाहिए लिटन का कार्यकाल कितना था, तो आप कहेंगे 1880 से सॉरी 1876 से 1880 था, 1876 से 1880 तक। तो उसके काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनमें भारतीयों का दमन किया गया, चाहे वो शस्त्र अधिनियम लेकर के आया हो, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आया हो, या आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो आईसीएस होता था उसमें भारतीयों की जो उम्र है वो घटा दी गई। तो फिर से वो अपनी उस दमनकारी नीतियों को निरंतर ब्रिटिश सरकार बनाए रखती है। अब जब ब्रिटिश सरकार अपनी दमनकारी नीतियों में आपका कोई भी कमी लाने के पक्षधर में नहीं थी, तो भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो समाज सुधार के रूप में पैदा हुए, सोशल रिफॉर्म्स के रूप में, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से तो एक पक्ष में विरोध रखा ही रखा, और साथ में क्या किया उन्होंने, भारत के लोगों को भी एनलाइटन करने का कि भाई आपको कुरीतियों से दूर रहना है और कुप्रथाओं को आपको त्यागना होगा, जितने भी बैड कस्टम्स है। और हमने आपको बताया कि भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष थे उसमें बहुत सारी संस्थाएं बनी। जैसे मैं आपसे भी चाहूंगा किसी एक संस्था का नाम आप मुझे लिख करके बताएं, किसी एक संस्था का नाम जो आपने पढ़ी हो। जैसे कि आप कह सकते हैं इंडियन एसोसिएशन बना भी है, ठीक है, मद्रास नेटिव संस्था बनी आपका, तो इस तरह से आप मुझे बताएं। तो ये सारी संस्थाएं क्या थी, जगह जगह पर बनी हुई थी, कोई कलकत्ता में थी, कोई मद्रास में थी आपका, ठीक है। तो जगह जगह पर बहुत सारी संस्थाएं बनने लगी, जगह जगह पर, ठीक है, छोटी छोटी संस्थाएं जो भारतवर्ष में बनने लगी आपका। तो आप कहोगे उस समय पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को फिर से ये भय हुआ कि भविष्य में ये जो दल इकट्ठे हो रहे हैं ये हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं, हमारे खिलाफ एक आपका आवाज संगठित होकर भी उठा सकते हैं। और 1857 की क्रांति में नेतृत्व न होने की वजह से भारत का जो आंदोलन था, क्रांति थी, वो बहुत सारे पैमानों पर असफल रही थी। लेकिन अगर इन सब लोगों को एक संगठित रूप मिल जाए तो इस बार ये अंग्रेजों को यहाँ से भगा फेंकेंगे और ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए कभी भी हो सकता है। तो इसलिए एक आपने नाम सुना होगा, एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी जाती है कांग्रेस के लिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। हम सब करके बताएं जी भैया, हमने इसको बहुत सुना है, लाला लाजपत राय जी ने इसको दिया था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? जैसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कैसे समझिए, आप सब लोग जानते हैं, कुकर देखा है आप सब लोगों ने, आपके घर में होता होगा कुकर। तो आप कहेंगे कुकर में भैया एक ऊपर सीटी भी होती है नहीं होती है, बताओ। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है, कुकर होता है। तो जो कुकर होता है उसमें आपने घर में देखना एक रबड़ भी लगाई जाती है, रबड़ भी, ताकि अंदर जो वेपर बने, अंदर जो भाप बने वो किससे होकर के निकले, यहाँ कहीं किनारों से ना निकल जाए, या आपका यहाँ पर एक आपका क्या कर दिया जाता है सीटी, और एक छोटा सा सेफ्टी वॉल्व भी दे दिया जाता है उस वॉल्व के साथ में एक जगह और, ताकि वो एक्स्ट्रा यहाँ से निकल जाए, यहाँ से, ठीक है, और इकट्ठा निकले किससे, सीटी से निकले। तो ये जो इकट्ठा प्रेशर बन जाए, कहीं से कुकर ना फट जाए, ये कुकर ना फट जाए, यानी कि ये विद्रोह जो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे देश में जो क्रांतिकारी संस्थाएं बन रही हैं वो एकजुट होकर के इस ब्रिटिश शासन को तहस नहस ना कर दे। तो इसलिए कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि ये तो आपका अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए कांग्रेस संस्था को बनाया है। यही डफरिन के दिमाग का विचार भी था। डफरिन जो कि उस समय पर क्या था, वाइसराय था। डफरिन का काल साथी आपको पता होगा 1884 से 1888 तक डफरिन रहा। तो डफरिन ने भी ये बात की और उस समय के बाकी कंपनी को भी ये बात समझ में आई, हालांकि कंपनी तो डिसेबल हो चुकी थी लगभग, यानी ब्रिटिश क्राउन को ये बात समझ में आई कि हाँ ये जरूरी है भाई। अगर मान के चलो सभी आप जैसे आप आंदोलन करने लग जाए कल किसी एक बात पर, जगह जगह आंदोलन हो, जगह जगह बहुत सारे आंदोलन हो, ठीक है, कि आप अपनी डिमांड्स को उठा रहे हैं सब जगह पर। अब इनको यदि एक मंच दे दिया जाए, मंच कि भाई तुम्हारी इन डिमांड्स को उठाने के लिए ये लोग हैं, तो ये जनता किस पर आश्रित हो जाएगी। जैसे बहुत सारे किसान हैं देश में, तो वो किसान किस पर निर्भर हो जाते हैं, वो किसके पक्ष की बात करेंगे, जो किसान नेता कहेगा, हाँ या ना। क्योंकि अब वो अपने सारे मुद्दों को नहीं रख सकते हैं, तो किसान नेता इनसे फिल्टर करके जिन चीजों को फिल्टर करके जो चीजें यहाँ तक पहुंचेंगी, उन सभी फिल्टर चीजों को एक मंच के माध्यम से रखा जाएगा, एक मंच के माध्यम से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों को एक मंच देना जरूरी है जहां पर ये समझे कि हमारा जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है इनके द्वारा होगा, और हम अपनी समस्या इन्हें बताएंगे और ये सरकार से डिमांड रखेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम इनके साथ ही होंगे। यही प्रोसेस उन लोगों ने सोचा। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस का जो निर्माण किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब एक लंबे लाभ को देखते हुए किया। यहाँ पर जो इसके संस्थापक है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, उनको कहा जाता है कि वो एक मानवतावादी विचारों के व्यक्ति थे और वो सही मायने में मतलब भारतीय लोगों की जो भावनाएं थी उनकी रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने भी देखा कि भारतीयों के पास में एक संस्था होनी चाहिए। तो ये सारे आपका उसके लिए क्या है तर्क है कि भाई किस तरह से किन स्थितियों में कांग्रेस एक संगठन बना ताकि छोटे छोटे दलों को खत्म करके एक निश्चित मंच दे दिया जाए और उसके थ्रू उस चैनल के थ्रू चीजें चैनलाइज हो और वहीं से उन बातों को कहा जाए। बात करें समझ में आई। बाकी राष्ट्रीय ऑक्टेवियम ह्यूम मैंने आपको बताया कि एक आपका रिटायर्ड सिविल सेवक थे इस समय, यानी कि पहले सिविल सेवा में वो थे। तो जब वो सिविल सेवा में थे तो एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय एलन ऑक्टेवियम ह्यूम कहां पर नियुक्त थे। तो उत्तर प्रदेश में जो इटावा है, इटावा सब जानते होंगे ना, इटावा मैनपुरी, तो जो इटावा स्थल है वहां पर आपका इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे। 1857 की क्रांति में भीड़ ने जब हमला किया वहां पर इटावा के कलेक्ट्रेट पर, तो इन्होंने देखा कि अब तो लोग जो है मुझको दबोच लेंगे, तो वहां से क्या किया था इन्होंने, एक वस्त्र पहन के यानी साड़ी पहन के इनको भागना पड़ा था, ठीक है, साड़ी पहन के उस भीड़ से बचने के लिए। ये उस दौरान की बात है जब ये सिविल सेवक हुआ करते थे। बाद में इन्होंने भारतीयों के लिए एक संगठन बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन इससे पहले जैसे 1885 में बना, तो इससे पहले ही याद रखना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल मैगजीन भी है वो गांधी जी की, आप आगे चल के उसको पढ़ेंगे। यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भाई अंग्रेज अपनी मदद के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इसको बना रहे हैं कांग्रेस को। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत सिद्धांत प्रस्तुत किया, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जब ये बनी तो क्या कहेंगे, लाला लाजपत राय आपका पॉलिसी थी 3P। 3P में एक आपका जैसे कि उनको पटिशन, P4 पटिशन को याचिकाएं भेज सकते थे सिर्फ, P4 प्रेयर यानी कि वो प्रार्थना कर सकते थे, और P4 प्रोपेगेंडा यानी कि अपनी चीजों का प्रचार करते थे। तो उन्होंने कहा 3P पॉलिसी है, ये सिर्फ आपका डिमांड्स के लिए पत्र लिख सकते हैं, मांग के लिए, वो मांग जरूरी हो नहीं है कि पूरी ही हो। ये लोग सिर्फ पत्र लिखेंगे और ये अपनी चीजों को ऐसे मांगेंगे अंग्रेजों से जैसे कि कोई भीख मांग रहे हो, है ना। अयरविंदो घोष ने कहा अल्पसंख्यकों की संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था। अच्छा, अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हैं इस समय पर, क्योंकि इस समय पर कांग्रेस में सदस्य कम थे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बोल दिया उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, सिर्फ इतना लिख लीजिए, इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया था और जो उस समय पर एक आपका उग्र राष्ट्रवादियों की तरह आगे बढ़ रहा था या उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दे रहा था, ठीक है। बताएंगे जी एक बार, अतिरिक्त बातें ना करें दोस्त, मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, आपको अतिरिक्त बात नहीं करोगे, मेरी मजबूरी है मैं आपके साथ, जिन्होंने नाम लिखा हो बहुत बढ़िया, खुशबू रावत जी बहुत कमाल। लेकिन तो वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके लिए खूब देख रहे थे, तो उनका स्टेटमेंट भी लिखना है यहाँ पर, कहीं नीचे लिख लो, यहाँ लिख लो अपनी कॉपी में, तो आप नीचे लिख लें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हालांकि शुरुआती दिनों में कांग्रेस से ना खुश थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कांग्रेस के लिए कहा कि एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है, एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। राष्ट्रीय जो पत्रकार थे कुछ अखबारों को निकालते थे, या आपका इसमें जो लोग जुड़े वो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, तो ये लोग इसमें शुरुआती दौर में ज्यादा रहे, 72 लोग को ज्यादा नहीं होते।
लेकिन आप जैसे कांग्रेस को देखिए, फिर उस समय पर देश की आज़ादी के समय पे सबसे बड़ा संगठन यही बना, तो शुरुआत महत्वपूर्ण होती है। आप में से भी कोई साथी यदि संगठन बनाना चाह रहा है, तो कभी भी इस बात के लिए मत घबराना कि आपके पास सदस्य नहीं है। शुरुआत में कम ही सदस्य होते हैं, लेकिन जब धीरे-धीरे यात्रा शुरू होती है, तो फिर क्या है, लोग जुड़ते जाते हैं और आपके विचार जितने ज़्यादा सही होंगे, उतने ज़्यादा लोग फिर आपसे जुड़ते जाएँगे, ठीक है? ये सब लोग इतने नरम दल के नेता थे कि इनको लगता था सिर्फ प्रार्थना माँगने से काम बन जाएगा। इवन आप ये समझिए, आपको हम बताएँगे 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद में गरम दल वाले एकदम से उग्र प्रतिक्रिया करना चाहते थे कि भई हमको एकदम सीधे टकराव की स्थिति में लड़ना चाहिए। नरम दल वाले क्या कहते थे, नहीं, वो ब्रिटिश सरकार का थोड़ा भरोसा रखते थे कि हाँ, ये मान जाएँगे, इनसे अगर हम पत्राचार करेंगे तो ये मान जाएँगे। तो फिरोज़ शाह मेहता जो थे, वो एकदम से विरोध में रहते थे गरम दल के नेताओं के। इवन मुझे बताइए, नरम दल और गरम दल एक किस वर्ष में हुए थे, जो साथी जानते हो? तो आप कहेंगे 1916 में, क्योंकि 1916 में आपका फिरोज़ शाह मेहता की मृत्यु के बाद में ही ये पॉसिबल हो पाया कि नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ। इनके जीते जी नहीं हुआ, है ना? तो फिरोज़ शाह मेहता ये भी एक प्रसिद्ध वकील थे आपका। तो पूछा बीबी कहाँ से थे? तो बम्बई से थे। सबसे ज़्यादा लोग थे बम्बई प्रांत से 38, मद्रास से थे 21 लोग। मद्रास अर्थात वर्तमान का चेन्नई, यहाँ से 21 लोग थे। जो आपका संयुक्त प्रांत अवध वाला क्षेत्र है, संयुक्त प्रांत लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त प्रांत के क्षेत्र से थे आपका यूनाइटेड प्रोविंस से 7 लोग, बंगाल से 3 लोग थे सिर्फ। बंगाल से कितने लोग इकट्ठे हुए इसमें? 3, पंजाब के 3। और उस समय के जो बड़े विश्वविद्यालय थे, उनमें भी पत्र भेजे गए थे कि भाई कांग्रेस एक संस्था शुरू हो रही है, जो एक नया राष्ट्रीय आंदोलन है और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में अपनी मांगों को रखेगा, तो उसमें जुड़िए सब लोग। तो कांग्रेस के लिए मुहिम चलाई गई और कितने लोग इकट्ठा कर पाए? 72 लोग इकट्ठा कर पाए। तो इस तरह से 72 लोगों ने मिलकर कांग्रेस को बनाया, ठीक है? चलिए जी, हम बात करें कांग्रेस के शुरुआती दिनों में, जब तक गांधी जी की भारत में आकर के राजनीतिक भूमिका नहीं बढ़ी और जब गांधी युग शुरू हुआ, तो उससे पहले कांग्रेस में आप ये समझिए, लगभग अगर हम आपसे बात करें 30 वर्षों तक बहुत वर्चस्व था उस पार्टी में आपका। किनका? तो आप कहेंगे भैया वो था हमारा किनका? दादा भाई नौरोजी का, जिनको वयोवृद्ध पुरुष भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, क्योंकि ये लगातार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में संघर्ष करते रहे थे। दादा भाई नौरोजी थे और आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी उस समय के प्रसिद्ध नेता थे, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे, तैयब जी लिखना, तैयब जी थे, कौन थे? तैयब जी थे, ठीक है? रास बिहारी घोष थे, जो 1907 में अध्यक्ष थे, रास बिहारी घोष। तो ये लोग नरम दल के लोग थे। तो ये तो सरकार पे क्या है, थोड़ा विश्वास रखते थे ब्रिटिश सरकार पे कि हमारे फेवर की बात करेंगे, ओके, कोई दिक्कत? हो गए थे 9 प्रस्ताव। 9 प्रस्ताव मतलब बड़े साधारण से प्रस्ताव थे कि भई जो भर्तियों की जो उम्र सीमा है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, वो 23 की जाए। जो भारत परिषद बनी थी 1858 के बाद में, हमने आपको पॉलिटी में बताया था, जिसमें एक आपका क्या होता था, एक भारत सचिव होता था, उसको खत्म किया जाए। भारतीयों की जो प्रशासन में भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। जो आयात कर लगता है ब्रिटेन से, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था बीच में, उसको फिर से लागू किया जाए। भारत के उद्योग धंधे उसकी वजह से चौपट हो रहे हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी मांगे थी जो इन्होंने कहा कि 9 प्रपोजल्स। तो कितने प्रपोजल्स? 9 प्रपोजल्स। एक पूछा गया पहला प्रस्ताव किसने रखा? पहला प्रस्ताव लिखना, पहला प्रस्ताव, बहुत सारी इसमें 9 चीजें की गई हैं। कहा गया कि बर्मा को अलग कर दिया जाए। पहला प्रस्ताव रखा आपका, नोट करके लिखना, उसका नाम क्या बोलेंगे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने पहला प्रस्ताव यहाँ पर रखा था, ठीक है? भारतीय शासन की जांच हो, उसके लिए रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ठीक है? आगे तो पहला प्रस्ताव कौन रखता है? जी सुब्रमण्यम। टोटल प्रस्ताव 9 रखे गए, 4 दिन चला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि एक संगठन उस समय पर था, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन चला ही रहे थे। उसके बाद में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाया, अभी बताएंगे 83 में। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, इसके अलावा अन्य बातें नहीं पूछी जाएंगी। चलिए जी आगे, उसी में। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम अलग-अलग संगठन बना करके अपनी डिमांड्स को उठाएं, तो उससे हमारी डिमांड्स कमजोर होंगी और हम सबको जो है अब एक मंच पर आना होगा, एक मंच पर आना होगा, ठीक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? दादा भाई नौरोजी थे। भैया गरम दल से अरविंदो घोष भी थे। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, वेरी गुड। लेकिन दोस्त योजनाबद्ध तरीके से वो संख्या बढ़ती है। जैसे मान के चलिए मैं एक संगठन बनाऊँ, है ना? और देशव्यापी गतिविधियों का हम अध्ययन करें और उसमें हमारे पास में आप में से कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन हो कल को, जो ऐसा मान के चलिए कि एक तो सेलेक्ट हो गए हो, सभी 2 सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन कोई-कोई ऐसा विचारक भी होता है ना, जिसका मतलब मान के चलो अध्ययन किसी और हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर उसका उतना ध्यान नहीं रहा हो, नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो हम सब मिलकर एक संगठन बना लें, है ना? तो क्या बोलेंगे? तो क्या होगा फिर उससे? उससे क्या होगा? हमारे प्रतिनिधि बढ़ते चले जाएंगे धीरे, जैसे लोग जुड़ते जाएंगे। तो 1889 कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। 1890 कलकत्ता में। 1892 कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था। अब बताओ, आप कादम्बनी गांगुली को जानते हैं? If you're looking for इसमें कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था, आज के समय पर भी अगर कोई लड़की राजनीति में एक्टिव हो जाए कम उम्र में, आप समझिए कि उसको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा, कि या नहीं करना पड़ेगा। वो उस समय पे थी, मैंने आपको बताया था कादम्बनी गांगुली जी की स्थिति कैसी थी, ठीक है? पहली महिला थी जिन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया था, ठीक है? स्पीच दिया था। तो फिरोज साहब मेहता 1890, इसके बाद में 90 में भाग लिया। गांधी जी पार्टिसिपेट, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भाई क्या भारतीयों की समस्याओं के लिए दल कैसे काम कर रहा है, और साथ में अफ्रीका में भारतीयों के साथ में जो नस्ल भेद हो रहा था उसके बारे में भी प्रकाश डालना चाहते थे। बहुत बढ़िया भैया, जो आपका एक बच्चे ने लिखा है वंदे मातरम को गाया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। बहुत ठीक आंसर आपने लिखा दोस्त, वेरी गुड। तो हमारा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा? और गांधी जी तो आपका 1915 में वापस आए, 21 वर्ष के बाद में लौट के आए थे, तो बीच में गांधी जी कहाँ से आ गए? ऐसी मूर्खता नहीं करनी है ना, आपको बोलना कि गांधी जी देश में आते जाते थे, ये उनका अपना देश था, जब उन्हें जरूरत होती थी वो यहाँ आते थे। वो परमानेंट यहाँ आए 1915 में, बीच में भी वो आते जाते रहे। ऐसे ही वो बीच में कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आए थे, ठीक है? समझेंगे इस बात को? कोई ये कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ओके, 1904। 19 बड़ी घटना है आपका कि बंगाल विभाजन हो गया था कर्जन की वजह से। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो आपका उसको जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1920 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन लागू हुआ था अक्टूबर में, 16 अक्टूबर 1905 को। तो जब बंगाल को विभाजित कर दिया गया और हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को बांट दिया गया, तो हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और ये कहा कि भाई हम कभी भी विभाजित नहीं होंगे, और सभी लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, अंग्रेजी राज चाहे जितना भी प्रयास कर ले हम लोगों को बांटने का, क्योंकि उन्होंने बंगाल में पूरी बंगाल और पश्चिम बंगाल बांट दिए। एक में हिंदू ज्यादा कर दिया, एक में मुस्लिम ज्यादा कर दिया, ताकि कल को जो है अराजक तत्व उसका फायदा उठा करके उस तरह की चीजों को, सांप्रदायिकता को जन्म दे। हुआ भी ऐसे ही, आने वाले दिनों में आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे आधुनिक इतिहास को, तो उस समय की आपको घटनाएं हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ था, कि जो आपका अत्याचार हुआ, मतलब जहां आपका हिंदू कम संख्या में थे या मुसलमान जहां पर अल्पसंख्यक थे, तो उसका अंग्रेजी सरकार ने किस तरह से फायदा उठाया। तो गोपाल गोखले का विरोध किया गया, कहां पर किया गया बंगाल विभाजन का विरोध, ठीक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? बंगाल विभाजन का विरोध किस रूप में था? स्वदेशी आंदोलन के रूप में, स्वदेशी मूवमेंट, कि भाई अंग्रेजों अच्छा नहीं है, या हम कहें तो उतनी तरह के डेवलपमेंट्स अभी नहीं हुए हैं, हम उस इनिशियल फेज में हैं अभी। दुनिया में जो विकसित देश है वो बहुत आगे, हम भी बहुत देशों से आगे हैं, लेकिन बहुत देश हमसे बहुत आगे भी हैं। तो सिर्फ अगर मान के चलो, उत्तर कोरिया आपने सुना होगा, किम जोंग यम, जिसके बारे में कहा जाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है उसकी, क्लोज्ड, यानी उसने आयात निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। तो प्रदेश में लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे? तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पूर्णतः आयात निर्यात कभी बंद नहीं हो सकता। उत्तर कोरिया के भी बंद नहीं है, लेकिन वो मतलब कुछ गिना चुना आयात निर्यात करते हैं, गिना चुना, और फिर वहाँ पर आपका इसी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, तानाशाही है वहाँ पर, तानाशाही व्यवस्था से होता है, ठीक है? कोई दिक्कत?
क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। अब जो उग्र प्रवृत्ति के नेता थे वो चाहते थे कि भाई चेंजेस एकदम से हों और अगर बहिष्कार करना है तो बड़े स्तर पर एक आंदोलन हो, ठीक है? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि भाई हम जो ताड़ी की दुकानें हैं, शराब की दुकानें, उनके आगे आपका या कुछ जो विदेशी वस्तु है उनका आगे उनके जाकर के उनके जहाँ पे प्रोडक्शन है या हाउसेज है वहाँ पे जाकर के हम विरोध करेंगे। लेकिन ये कहते हैं मास स्केल पर हो, बड़े स्तर पर विरोध हो, तभी सरकारें झुकती हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसे अगर छोटी-छोटी आप दलीय बात करोगे तो उससे सरकार नहीं झुकती है। सरकार अपने आप को हमेशा सही प्रूव करने के चक्कर में रहती है। आपने देखा है इस देश में कभी सरकार गलती मानती हुई देखी है आपने? वो सरकार किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं हमारा फॉल्ट है, हमारी गलती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको भी पता है ना कि फिर चैनलाइज़ करा जाएगा उसी को कि भाई देखो गलती खुद सरकार मान रही है, गलती खुद सरकार मान रही है, सरकार की गलती प्रूव होगी। तो सरकार अक्सर आपकी गलती मानती नहीं है ना? वो कभी भी उस बात पे प्रकाश नहीं डालेगी। वो तो मास स्केल पे जब किसी चीज़ का विरोध हो जाता है तो वो अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, नहीं तो चेंज भी नहीं करते, ठीक है? तो दादा भाई नौरोजी क्या बोले, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सम्मान था इनके समय पर, ठीक है? 1906 में। तो नरम दल और गरम दल जो अलग-अलग हो रहे थे, उस नरम दल और गरम दल को अलग होने से रोका जाए, इसलिए दादा भाई नौरोजी को जिम्मेदारी दी गई इस अधिवेशन में। उन्होंने समझाया लोगों को कि भाई एक मंच की जरूरत है, आप अलग-अलग विचार अपने प्रस्तुत ना करें और इनके सम्मान के चलते हुए ये मानिए कि वो जो विभाजन 1907 में हुआ उसका होना 1906 में तय था। लेकिन ये समझिए कि उसको रोक लिया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हमको एक मंच पर आगे चलने की जरूरत है और यहाँ पर एक शब्द उन्होंने बोला, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। स्वराज शब्द थे। रासबिहारी घोष तो चूंकि नरम दल के थे, जितने भी गरम दल के लोग थे वो सब ये कहते थे कि अध्यक्ष रहेंगे लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाजपत राय उग्र विचारों के थे। तो इस बात को लेकर के तनातनी हो गई यहाँ पर कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाओ। लेकिन नरम दल के लोगों का प्रभाव ज्यादा था, इनके पास सीनियर लोग ज्यादा थे, तो दादा भाई नौरोजी जिसको यहाँ बचा रहे थे वो यहाँ काम नहीं कर पाया और नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। लिख लेना इसमें, ठीक है? कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस भी नहीं थे, वो किसको नेता बनाना चाहते थे? तो कहीं छोटे से में लिख लेना, गरम दल के लोग चाहते थे लाला लाजपत राय नेता बने, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपका बात जो है नहीं बन पाई और ये लोगों को आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गया और अलग हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अब वो कहते हैं आपका जो शब्द इस्तेमाल करते हैं भाग्य विधाता, तो उन्होंने भाग्य विधाता किसको कहा? क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी और जॉर्ज पंचम भारत में आया हुआ था, क्योंकि उसको राजधानी बदलनी थी कलकत्ता से दिल्ली और साथ में एक उद्देश्य और था, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आवाज चल रही थी उस बंगाल विभाजन को रद्द भी करना था। तो वो दोनों बातें जो दोनों घोषणाएं हुई थी वो तीसरे दिल्ली दरबार में हुई थी। तीसरा दिल्ली दरबार पहला किसके टाइम पे लगा था? लिटन के टाइम पे 1877, दूसरा कर्जन के समय पे लगा और तीसरा लगा 1911 में दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम आया हुआ था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जनगण मन जो गाया गया ये जॉर्ज पंचम की तारीफ में गाया गया, ठीक है? कि भाई जनगण मन अधिनायक जया है। तो अधिनायक आप किसको कह रहे हैं? अधिनायक। तो बहुत बार रविन्द्रनाथ टैगोर से भी इस बात में सवाल पूछे गए, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा इस बात पर मौन रहे, कभी भी उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है? दिया हो तो मुझे मालूम नहीं, हालांकि मेरी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने कभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे राष्ट्रगान के लिए भी आवाजें उठाई जाती हैं, ठीक है? कि उसकी भी प्रशंसा क्यों की थी? आ चुके थे और गांधी जी ने इस देश में लोगों को ये कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार हमसे वादा करती है कि हमको डोमिनियन स्टेटस देगी और इसके लिए हमको ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहिए। उसी समय पर गांधी जी को कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट और ब्रिटिश सरकार ने उनको केसरी हिंद की उपाधि दी। 1915 में आती वो एक्टिव हुए, ठीक है? इस देश में जो लोग थे वो बोला कि भाई ब्रिटिश सेना का समर्थन करो। तो ये वो युग है जब गांधी जी एक्टिव हो चुके थे। तो यहाँ पर एक बात और आई कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस दौर में, तो नरम दल और गरम दल को एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि 1916 में ही दो होम रूल लीग और बन चुके थे। एक तो आपका तिलक साहब ने बना दिया था होम रूल, किसके लिए? स्वशासन की मांग के लिए। एक एनी बेसेंट थी जो होम रूल लीग को चला रही थी, वो 1916 के हैं। तो बहुत सारे धड़े ना होकर के काम करेंगे एक जगह एक ही मांग को हम उठाएं। तो इसके लिए प्रयास किए सबसे ज्यादा तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने और साथ में आपका एनी बेसेंट जी ने, इन दोनों लोगों ने प्रयास किए। तो क्या होता है उनके प्रयासों की वजह से नरम दल तो मिला ही, प्लस में किससे? गरम दल से, कि भाई हाँ हम सब लोग एक साथ चलेंगे और साथ में क्या बोलेंगे यहाँ पर? AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बन चुका था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इन तीनों का कोलिशन हो गया और बातचीत हो गई कि भाई ठीक है तीनों का एक ही उद्देश्य है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये जो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों किसके प्रयासों से हुए? याद रखना, इसमें जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी के, तिलक, और दूसरे प्रयास थे इसमें एनी बेसेंट के, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये क्या हो गए? एक हो गए, ठीक है? और यहीं पर तिलक जी ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बोला था उन्होंने? स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज फर्स्ट स्पेशल सेशन। और पहला जो 1918 में हुआ था ये हुआ था आपका बॉम्बे में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हसन इमाम, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। तो क्या बोलेंगे भैया, जब नियमित अधिवेशन होना होता था तो उससे पहले इनको जरूरत होती है कि भाई नियमित अधिवेशन हमारा आने वाला है। जैसे मान के चलो भाई जनरल मीटिंग होनी है, कोई एक मीटिंग फिक्स है कि भाई हर मंथ एंड पे एक मीटिंग होगी, ये फिक्स हो गया मान के चलो। अब ये जरूरत पड़ रही है कि नहीं एक मीटिंग पहले भी होनी चाहिए, तो बुलाई जा सकती है, नहीं बुलाई जा सकता, ऐसे ये लोग बुला लेते थे, आपका स्पेशल सेशन उसको नाम देते थे। तो पहला स्पेशल सेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो 1918 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। और नियमित अधिवेशन जो मान लिया। अब ये जो कांग्रेस और ये सब इकट्ठे हुए थे आपका नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, इनमें फिर से फूट हो गई। याद रख लेना, कांग्रेस में फिर से फूट, क्योंकि 1918 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। आप कहेंगे हाँ जी, तो ब्रिटिश सरकार ने जो वादा हमसे किया था वो पूरा किया। भाई वादा कर रहे हो तो निभाओ उसको, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं निभाया इस बात को और हम सब लोगों को इस्तेमाल किया। और तो सब लोग बताओ, एक वर्ग देश में गांधी जी से नाराज हो गए, वजह से फिर जब वो अप्रैल में हुआ था, ये वर्ष के अंत में होता था हमेशा, 1919 में अमृतसर को ही चुना गया था, अमृतसर। और अमृतसर में जो अध्यक्ष बने थे वो थे मोतीलाल नेहरू किसके पिता हैं? जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके पिता है मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, खिलाफत आंदोलन को। खलीफा हमने आपको समझाया था प्राचीन इतिहास में, कहाँ पे होता था खलीफा बताओ? खिलाफत आंदोलन को समर्थन। तो तुर्की में चल रहा था आपका दरअसल में कैलिफ मूवमेंट, खलीफा आंदोलन, लिखना सपोर्ट टू कैलिफ मूवमेंट। तो वहाँ पर क्या हुआ था आपको पता ही होगा कि वहाँ पर आपका जो खलीफा पद को बचाने के लिए, तो भारत में कुछ नहीं होता, वो तुर्की में था, क्योंकि वहाँ मुस्तफा कमाल पाशा और साथ में आपका ब्रिटिश सरकार वो आपका उसको खत्म कर देना चाहते थे खलीफा पद को। तो दुनिया भर के मुसलमान उस बात के लिए विद्रोह करने लगे और भारत के मुसलमानों ने भी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी ना, यहाँ पर भी तो उससे विद्रोह करना शुरू किया। अब तो उन्होंने कहा कि यार मूवमेंट तो चली रहा है, नेशनल मूवमेंट। गांधी जी की समझ ये थी कि हिंदू और मुसलमानों को साथ होना चाहिए, ठीक है? तो कल अगर हम खिलाफत समर्थन को साथ देंगे, उसका सहयोग देंगे, तो कल को जब हम अपना आंदोलन चलाएंगे असहयोग आंदोलन, तो वो भी हमको समर्थन देंगे और ऐसे हम ब्रिटिश सरकार के विरोध में हो जाएंगे इकट्ठे। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था कि 1920 में एक आंदोलन शुरू होने वाला था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो असहयोग का प्रस्ताव रखा गया यहाँ पे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ये विशेष इसीलिए बुलाया गया विशेष रखने के लिए, आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, नॉन कॉर्पोरेशन, क्या बोलेंगे, प्रपोजल या रेजोल्यूशन फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज कैप्ट। और यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो नियमित होता था इसमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब रखा गया? तो आंसर आएगा कलकत्ता। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया गया? आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया इस वर्ष में शुरू हुआ था। फिर मुझे बताओ असहयोग आंदोलन, तो आप कहेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे।
एक्सेप्टेड द प्रपोजल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने लोग वादा किया कि 1 वर्ष में स्वराज आपको दिलाएंगे, 1 वर्ष में स्वराज आपको दिलाएंगे, ठीक है। 1920 में अब्दुल मत लिख लेना, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम इस समय थे भी नहीं, अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, और इनके बारे में क्या है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष बने, सबसे युवा। कितनी एज थी समय इनकी? अगर हम इनको सबसे युवा अध्यक्ष कह रहे हैं तो आप कहना ये 35 वर्ष की उम्र में बने थे, 35 वर्ष की उम्र में। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसकी वजह से यही बने रहे अध्यक्ष, तो सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष यही रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ विशेष। और एक था आपका तो प्रोसीजर्स का मतलब क्या था, जो ये कहते हैं कि जो ये आपका विधान परिषद है, इन विधान परिषदों में भी हमको जाना होगा। ऐसे मानने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, हमने पॉलिटी में आपको बताया कि वो पहले आपके विधान परिषद अध्यक्ष बने, पहले भारतीय हैं विठल भाई पटेल। तो उनका मतलब था कि उसमें परिषदों में भी जाकर के आंतरिक रूप से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना होगा। लेकिन कुछ नेता ये थे कि नहीं, हमको परिषदों को ज्वाइन नहीं करना, परिषदों का बहिष्कार करना, और जो चल रहा है अभी वो एकदम से ठीक है। तो ज्यादातर आपका नो चेंजर्स में थे, प्रो चेंजर्स में शामिल थे मोतीलाल नेहरू और आपका विठल भाई पटेल, ठीक है, विठल भाई पटेल, ओके। तो 1923 का अधिवेशन में हम आपको बताएंगे असहयोग जो 1920 में शुरू हुआ, उसको 4 फरवरी 1922 की घटना हुई चोरी चोरा, उसकी वजह से असहयोग को गांधी जी ने वापस ले लिया था और गांधी जी गिरफ्तारी हुई थी। गांधी जी जब आपको 6 वर्ष की ब्रूमफील्ड ने उनको सजा सुना दी तो 6 वर्ष के बाद में क्या बोलेंगे, क्या वो 6 वर्ष जेल काट के आए थे? नहीं, 2 वर्ष बाद आपका किसका बीमारी की वजह से उनको रिहा कर दिया गया था और आते कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे, ठीक है। और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो यहाँ से क्या हो गए, एकदम से अलग हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग 1924 से हो गया। तो 1917 में कौन बनी थी अध्यक्ष, बताइए जरा, एनी बेसेंट। तो 1917 में एनी बेसेंट बनी, उसके बाद में 1924 के बाद में 1925 आया सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर में हुआ था ये, कानपुर में कौन थी अध्यक्ष? सरोजनी नायडू, सरोजिनी नायडू। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ये पहला अधिवेशन था, इससे पहले कोई अधिवेशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ था। नेताओं के लिए खादी क्या कर दी गई, सर मैं कोटा के अपने देश की चीजों को प्रमोट किया जा सके, खादी अनिवार्य, खादी इज मैंडेटरी फॉर कांग्रेस लीडर्स, खादी विल बी मैंडेटरी, ऐसे लिख लेना, मैंडेटरी आ गया। क्योंकि 1928 में एक रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू जी की, जिसमें डोमिनियन स्टेटस मांगने की बात थी 1928 में। तो उसमें ब्रिटिश सरकार को टाइम दिया गया, अगर 1 वर्ष में तुमने हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांगों को नहीं स्वीकार किया तो फिर हम पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे। तो 1928 की बात थी और 1929 आती वो बात उन्होंने नहीं मानी और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग, क्या बोलेंगे, डिमांड फॉर, क्योंकि आपका अगर मैं बात करूं लगभग मार्च एंड में या अप्रैल की शुरुआत में सेशन चला, तो उस समय तक 23 मार्च 1931 की जो डेट है वो बीत चुकी थी। और इस समय पर गांधी अरविंद समझौता भी मार्च महीने में हो चुका था और बहुत विद्रोह था उस समय पर गांधी जी का देश में कि उन्होंने क्यों कवायद नहीं की भगत सिंह जी को बचाने की, राजगुरु सुखदेव आदि को बचा सकते थे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए कराची में, ठीक है। और कराची में जब आए तो गांधी जी को काले झंडे यहाँ पर दिखाए गए। तो किस अधिवेशन में, क्या बोलेंगे, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, ब्लैक फ्लैग्स टू गांधी। स्टेटमेंट दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने की बात यहाँ पर की गई, आंदोलन को समर्थन, सपोर्ट टू प्रिंसली स्टेट्स, सपोर्ट टू प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस, अब लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी आप जानते हैं कि वो एकदम से गांधीवादी छवि के नहीं थे, उनका जो है स्टाइल अलग था। जब सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ेंगे तो आप जानोगे इन सब चीज़ों को। तो इसी बातों को लेकर के क्या हुआ, फिर अगले वर्ष में गांधी जी से नाराज हो गए कि ये तो अध्यक्ष नहीं रहने चाहिए। लेकिन फिर कांग्रेस में चुनाव होने की स्थिति आ गई यहाँ के बाद में, और फिर वो चुनाव हुए 1939 में। ये भी एक गाँव में ही होने वाला अधिवेशन था जो त्रिपुरी में होता था। खूब प्रचार किया उनके लिए कि अगर बी पट्टाभी सीतारमैया की जीत हो गई, सॉरी बी पट्टाभी सीतारमैया की हार अगर हो गई तो वह मेरी हार मानी जाएगी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी सभी लोगों से कहा, लेकिन फिर भी 1580 वोट मिले थे सुभाष चंद्र बोस जी को और बी पट्टाभी सीतारमैया को मिले थे 1377 यानी 1377 वोट। समझ रहे हैं आप, यानी इसका मतलब हो गया 203 वोटों से 203 सदस्यों के वोट फिर भी ज्यादा रहे सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस आगे गांधी जी नाराज हो गए इस बात से, है ना। तो क्या हुआ कि गांधी जी के प्रभाव की वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पार्टी को छोड़ दिया और फिर उस समय आप जानते हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था कि हम अलग नीति से चलेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में अध्यक्ष रहे और इनके स्थान पर कौन बने थे अध्यक्ष जब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, तो आप समझ गए उन्होंने छोड़ दिया। इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा भी ये रहे। और अब तो कांग्रेस में ऐसा लगा कि भाई अब तो ये समय आ गया है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम आज़ाद हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर इनको बदला ही नहीं गया, और बदला नहीं गया तो कब से कब तक, 1940 से लेकर के 45 तक इन्हीं को बना रहने दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इस तरह से इनका हो गया सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लक्ष्य कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट वाज जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष यहाँ तक आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता तक 1947 तक हमको पढ़ना होता है। इसके बाद जो देश स्वतंत्र हो गया तो फिर गांधी जी जिनको चाहते थे ना, बी पट्टाभी सीतारमैया, फिर इनको भी कुछ किया गया बाद में, भैया गांधी जी की चॉइस है, ठीक है। तो इनको जयपुर अधिवेशन में इनको भी अध्यक्ष बनाया गया 1948 में, समझ गए क्या बोलेंगे। तो यहाँ तक हमको ये पढ़ना है और मैं याद रखूँगा छोटी छोटी घटनाएं हैं इसमें। अगर आपसे महत्वपूर्ण मार्क करने को हम कहें तो कांग्रेस के त्रिपुरी संकट को महत्वपूर्ण मार्क करिए, ठीक है, महत्वपूर्ण मार्क करिए। और आपका यहाँ पे फिर सबसे महत्वपूर्ण लाहौर अधिवेशन, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाहौर अधिवेशन इनमें जो पूछा जाएगा। विशेष अधिवेशन 1923 ये भी पूछा जाता है,